नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्वित शिक्षा पर। अभी हमने अपने पिछले वीडियो में जो मालवा की सैर की थी, हम तीनों दोस्तों ने, यानी मैंने, अपने और अन्वित शिक्षा ने। तो अब मालवा की सैर के बाद बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, जो कि प्रभाष जोशी जी द्वारा लिखित बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर्स, दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी एनसीईआरटी की बुक से अलग हैं। असल में आप इन्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कह सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में बन रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्न। इसमें आप देखेंगे मालवा क्या है। मालवा एक प्रदेश का नाम है जिसका वर्णन लेखक ने पाठ में किया है। औद्योगिक सभ्यता को लेखक क्या कहते हैं? इस सभ्यता को लेखक उजाड़ की सभ्यता या खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहते हैं। आगे चलेंगे। भारत में उजाड़ यानी कि औद्योगिक सभ्यता किसके कारण आई है? ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, जब हमने मालवा की सैर की थी, यानी मालवा वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि किसके कारण आई है। ये आपकी आई है यूरोप और अमेरिका के कारण। सबसे पहले उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले उद्योगों की स्थापना अमेरिका और यूरोप में हुई थी, तभी तो वहाँ से ये संस्कृति आई है औद्योगिकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना चीनी के चाय कौन पिलाता है? बिना चीनी की चाय नगर स्टेशन पर मीना जी पिलाते हैं, जिनका लेखक ने वर्णन किया है इस चैप्टर में। आगे चलेंगे। अब आपके आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। लेखक ने अपने मालवा अध्याय में क्या वर्णन किया है? लेखक ने अपने मालवा अध्याय में मालवा के लोगों के सामान्य जीवन, वहाँ की प्राकृतिक घटनाएं, उनका जनजीवन पर प्रभाव, वहाँ का मौसम, वहाँ की नदियाँ, मालवा की संस्कृति, इन सब का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राजाओं के नाम लिखें जिन्होंने जल संरक्षण में अपना योगदान दिया। तो ये आपके राजा थे राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंज। ये 3 राजा ऐसे थे जिन्होंने जल संरक्षण के अनेक प्रयास किए, जिससे मुश्किल समय में भी पानी की आपूर्ति हो सके। इन्होंने जल संरक्षण में अपना अहम योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरैन किसे कहते हैं? तो ये है आपका, हिंदू धर्म के अनुसार भोजन कमल पत्रों पर परोसा जाता है। इन कमल पत्रों को पुरैन कहते हैं। पत्र यानी पत्ते, आप यहाँ पे पत्र को लेटर ना समझ लें। यहाँ पर पत्र का मतलब है पत्ता, यानी कमल का पत्ता। प्राचीन समय में भी खाना पत्रों पर परोसा जाता था। आज भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। भारत की नदियाँ गंदी क्यों हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा भी गया है पिछले कुछ सालों में। भारत की नदियाँ खासतौर पर भारतीय लोगों के अंधविश्वास के कारण गंदी हैं। ये आप ज़रूर याद रखें। किस वजह से ये गंदी हैं? भारतीय लोगों के अंधविश्वास के कारण, क्योंकि लोग पूजा की सामग्री को नदियों में बहा देते हैं। ऐसा बच्चों आपके और हमारे घरों में भी होता होगा। आपके और हमारे घर से मतलब है हमारे आसपास के माहौल में ऐसा होता है कि जो पूजा की सामग्री है वो अक्सर लोग नदियों में बहा आते हैं। शव को भी नदियों में बहा दिया जाता है। कुछ ऐसे लोग जो अपने देश को साफ करना अपना कर्तव्य समझते हैं, वे कूड़ा प्लास्टिक की वस्तुएं भी नदी में बहा देते हैं। इन सभी कारणों से हमारी जो नदियां हैं, हमारे देश की जो नदियां हैं, वो गंदी हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ रहा है? वायुमंडल पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव है? हम देखेंगे क्या प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है इसे बढ़ने से? धरती का तापमान बढ़ जाता है। इस गैस के बढ़ने से धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिससे प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और ये वायुमंडल के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से क्या हुआ है कि धरती का तापमान बढ़ा है, जिसके कारण जो प्रकृति है वो हमारी डिस्टर्ब हुई है, जो जनजीवन को प्रभावित करती है, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, और ये इस गैस की अधिकता जो है वो वायुमंडलीय संतुलन को बिगाड़ देती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आपके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 3 नंबर वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बनते बांध को देखकर लेखक को क्या ख्याल आया? लेखक को ये ख्याल आया कि ये बांध सीमेंट और कंक्रीट से बन रहा है।
वह अधिक ऊंचा है, इसलिए किसी राक्षस के समान लग रहा है जो नर्मदा नदी के गति में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। क्या ख्याल आता है लेखक को इसे देख के कि ये सीमेंट और कंक्रीट का जो बांध है वो किसी राक्षस की तरह लग रहा है जो नर्मदा नदी की गति को रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के गर्म होने का क्या कारण है? वातावरण के गर्म होने का कारण लेखक ने कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या माना है लेखक ने वातावरण के गर्म होने का कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, वनों की कटाई, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, उद्योगों का हानिकारक धुआं आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो वायुमंडलीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिससे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और हमारा जो जीवन है वो प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप और अमेरिका की उद्योग की सभ्यता में क्या योगदान है? तो इन्हीं लोगों का योगदान है। औद्योगिकरण की सभ्यता आई ही यहाँ से है। यूरोप और अमेरिका की उद्योग की सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि उद्योग की सभ्यता सबसे पहले इन्हीं देशों में विकसित हुई। इन्होंने उद्योगों के विस्तार को बढ़ावा दिया। इन्होंने इस सभ्यता को पूरी तरह से अपना लिया था। ये दोनों देश अपनी सभ्यता से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। यूरोप और अमेरिका की उद्योग की सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इन लोगों का, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ इस औद्योगिकरण को सभ्यता को अपनाया बल्कि इनकी देखा देखी दूसरे देशों ने भी अपनाया, और जिससे हमारी प्रकृति का विनाश हुआ है, हमारा प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, जिसके कारण हमारा पूरा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार वातावरण के गर्म होने के प्रभावों को लिखें। अगर हमारा वातावरण गर्म हो जाएगा तो क्या प्रभाव होगा? इससे आपके मौसम चक्र में बदलाव होगा, यानी कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, या सर्दी है तो सर्दी के मौसम में आपको सर्दी ना लगे। इस तरह का मौसम चक्र जो है वो बदलाव होगा। मालवा जैसे प्रदेशों में बारिश कम होगी, ग्लेशियर बार बार पिघलेंगे, ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ की जगह पानी गिरेगा आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो लेखक ने वातावरण के गर्म होने के प्रभाव बताए हैं। ये सभी कारक जो है वो हमारे जनजीवन को प्रभावित करते हैं दोस्तों, और इससे हमारी जीवन शैली में बदलाव आता है। हमारा जीवन जो है वो डिस्टर्ब होता है, प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, लेखक ने नवरात्रि की पहली सुबह का कैसा वर्णन किया है? लेखक ने नवरात्रि की पहली सुबह का वर्णन करते हुए घट स्थापना की तैयारी थी, गोबर से घर आंगन लीपने और रंगोली बनाने की तैयारी हो रही थी, लड़कियां और औरतों की सजने की तैयारी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान से पानी गिर कर ही रहेगा। लेखक कहता है कि ऐसा नहीं था कि नवरात्रि में पहले पानी गिरते नहीं देखा, लेकिन ये मानसून के जाने का समय था और अब लग रहा था कि अब की बार तो ये जमे रहने की धौंस दे रहा है। राइट, यानी कि पहले भी पानी नवरात्रि में गिरता था, लेकिन इस बार मानसून के जाने का समय था तब भी लग रहा था कि बारिश ज़रूर होगी। अब ये आपके आ गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, जनजीवन पर बारिश का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? ये तो आप आसानी से बता सकते हो कि बारिश का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे प्रभाव भी होते हैं और बुरे प्रभाव भी। तो इसमें किसानों की फसल खराब हो जाती है, बाढ़ आने का डर रहता है अगर अधिक बारिश हो जाती है। बारिश होने के कारण लोगों को अपने आवास का भी खतरा रहता है। कई बार कच्चे घर होते हैं तो उनमें दिक्कत आती है। बारिश के कारण सभी जगह पानी भर जाता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, और कई बार लोगों के घर भी उनसे छिन जाते हैं। राइट, कई बार कच्चे घर होते हैं वो गिर जाते हैं। तो अधिक बारिश का भी जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों को नुकसान सहना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि मालवा में अब पहले जैसी बारिश नहीं होती? मालवा में पहले जैसी बारिश नहीं होती, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति में बहुत से बदलाव कर दिए हैं। सारा का सारा मौसम चक्र जो है वो बदल गया है। हानिकारक गैसों का वायुमंडल में मिलने के कारण मौसम प्रभावित हो रहा है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जिनसे वायुमंडल प्रभावित होता है। मालवा में बारिश पहले जितनी नहीं होती, यदि सामने बारिश होती भी है तो लगता है कि पहले से ज़्यादा बारिश हुई है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मालवा में अब पहले जैसी बारिश नहीं होती। राइट, कि पहले ज़्यादा बारिश हुआ करती थी, लेकिन अब औद्योगिकरण के कारण जो मौसम चक्र है वो बदल गया है। अब मालवा में पहले जैसी बारिश नहीं होती, यानी कि पहले जैसा मौसम अब नहीं होता। अगला क्वेश्चन, लेखक ने आज के इंजीनियरों को भ्रमित क्यों माना है? लेखक आज के इंजीनियरों को भ्रमित इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें पानी के संरक्षण की योजना पश्चिमी सभ्यता से प्राप्त हुई है। पानी के प्रबंध के बारे में पहले लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है,
लेखक इसलिए भ्रमित मान रहे हैं उन इंजीनियरों को क्योंकि आज के इंजीनियरों को क्या लगता है कि हमने जो जल संरक्षण की जो हमारी योजनाएं हैं वो हमने पश्चिमी सभ्यता से ली हैं, यूरोपीय देशों से लिए हैं। हम पहले नहीं जानते थे कि पानी का प्रबंध कैसे किया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे इंजीनियर्स ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि पानी का संरक्षण किस प्रकार किया जाना है। पश्चिमी सभ्यता से पहले ही उन्हें इस बात का ज्ञान था, लेकिन आज के इंजीनियर ऐसा नहीं मानते, वो ऐसा नहीं जानते, इसलिए लेखक उन्हें भ्रमित मानते हैं। लेखक कहते हैं कि वो लोग भ्रमित हैं। अगर वो ये मानते हैं कि हम जो हमारे भारतीय लोग हैं वो नहीं जानते थे कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाता है, तो वो भ्रमित लोग हैं, राइट। क्योंकि पुराने ज़माने में पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता उसमें हमने पढ़ा भी कि किन किन राजाओं ने पुराने ज़माने में पानी के संरक्षण की व्यवस्थाएं की थी। लेखक आज के इंजीनियरों का भ्रम कैसे दूर करते हैं। तो जो आज के इंजीनियर्स मानते हैं कि हमें पहले नहीं पता था कि जल का प्रबंध कैसे किया जाता है, तो लेखक उनका भ्रम कैसे दूर करते हैं। आज के इंजीनियर ये कहते हैं कि जल प्रबंध के बारे में जानकारी उन्हें पश्चिमी सभ्यता से प्राप्त हुई है, इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी। लेखक कहते हैं कि ये आज के इंजीनियरों का भ्रम है। इसे दूर करते हुए वे पहले ज़माने के उदाहरण देते हैं, जैसे राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंज आदि का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इन सभी राजाओं ने जल संरक्षण की विधि को अपनाया था। उसके संरक्षण के लिए इन्होंने नदियाँ, झीलें, तालाबों आदि का निर्माण करवाया था। इस प्रकार लेखक उदाहरण देते हुए इंजीनियरों का भ्रम जो है वो दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जनजीवन पर बारिश का क्या अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बुरे प्रभाव के साथ अच्छा प्रभाव भी ज़रूर पड़ता है। तो क्या है वो अच्छा प्रभाव, हम देख लेते हैं। जिस फसल को पानी की अधिक ज़रूरत होती है वहाँ उपज अच्छी हो जाती है, राइट। सूखे स्थानों पर बारिश से लोगों को नया जीवन मिल जाता है। अगर किसी स्थान पर सूखा पड़ा हुआ और वहाँ बारिश हो जाए तो लोगों को बिल्कुल नया जीवन मिल जाता है। सिंचाई के लिए पानी संरक्षित हो जाता है। नदियों की उपजाऊ मिट्टी जो है वो बहकर खेतों में आ जाती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। बारिश के कारण लोगों के पैसे की बचत होती है और साथ साथ बिजली में भी, राइट। बिजली की बचत कैसे होती है, क्योंकि जो फसल को पानी जो है वो बारिश से ही मिल जाता है। जो पानी किसान ट्यूबवेल चला कर देगा, बिजली से अपनी ट्यूबवेल को चलाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं होती, सीधे ही बारिश से जो है पानी फसलों को मिल जाता है। इसलिए पैसे के साथ साथ बिजली की भी बचत होती है। तो इस प्रकार से बारिश हमारे लिए इस तरह से लाभदायक है। अगले स्लाइड पे चलेंगे। ये है आपका अपना अनवत शिक्षा। दोस्तों, इस तरह के दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए, ना सिर्फ हिंदी के लिए बल्कि आपके दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स के लिए भी आप अनवित शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर, बहुत सारे आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स की इस तरह की सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ अपनी अगली वीडियोज़ में। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का मटीरियल आपको और भी मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।